We are today back again. हमारा आज का टॉपिक है इमरान खान जेल में क्यों है. Before Imran Khan, let's watch this video. आपके वजीर आजमों के साथ ये सलूक होता है, ये सलूक होता है. 70 साल से ये सलूक होता आया है, 70 साल से. ऐसे ही डोनाल्ड लू के बारे में जो इमरान खान ने कहा है, क्या वो सच है? As you may know, Prime Minister Khan has recently visited Moscow, and so I think we're trying to figure out how to engage specifically with Prime Minister following that decision. Well, as you know, दोस्तों, ये नवाज शरीफ को तो हम बुरा कहते रहते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मुझे इमरान खान में इंटरेस्ट है, ना मुझे नवाज शरीफ में, और ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जो पाकिस्तान में ऑपरेट करंटली कर रही है. उसके पीछे भी मैं आपको वजह बताऊंगा, क्योंकि इन बेचारों का तो चलता ही कुछ नहीं. ये सिर्फ और सिर्फ पपेट्स हैं. इन बेचारों को जैसे मर्जी कह दो, ये वही करते हैं. जो पीछे जो लोग हैं पपेट्स को कंट्रोल करते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट है और फॉरेन पॉलिसी. दोस्तों, लियाकत अली खान की भी कुछ पॉलिसीज कंट्रोवर्शियल रही हैं, जैसे एवरी पॉलिटिशियन की रहती है. ये पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और इनकी कुछ पॉलिसीज इमरान खान की पॉलिसीज से बहुत ज़्यादा मिलती थी. इसलिए मैंने सोचा कि आपको लियाकत अली खान से लेके भुट्टो से लेके नवाज शरीफ के बारे में बताया जाए, और ये भी बताया जाए कि कैसे एस्टैब्लिशमेंट और फॉरेन पॉलिसी इन प्राइम मिनिस्टर्स को पपेट्स की तरह डील करती है और कंट्रोल करती है, और ये वही करते हैं जो वो चाहते हैं. जैसे ही ये उधर से डिविएट करते हैं, कंट्राडिक्ट करते हैं, ये उनको उनकी सीट में से उतार देते हैं. ये सारी बात स्टार्ट होती है 16 अक्टूबर 1951, जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान का मर्डर किया जाता है उस टाइम के कंपनी बाग के अंदर, जिसको आज हम लियाकत बाग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ. ये बात है 1949 की, जब लियाकत अली खान ने राजा गजनफर एम्बेसडर टू ईरान से रिक्वेस्ट की कि वो इनकी मीटिंग रशियन एम्बेसडर अली अलवी के साथ अरेंज करें, जिस मीटिंग के अंदर लियाकत अली खान ने अपनी डिज़ायर शो की कि वो मॉस्को के अंदर विज़िट करना चाहते हैं और बिजनेस और ट्रेड को प्रमोट करना चाहते हैं, पाकिस्तान और सोवियत यूनियन के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं. लियाकत अली खान की जो डिज़ायर थी मॉस्को के लिए, वो बिल्कुल रेडी थी और बिल्कुल प्लान थी, और वो चंद दिनों में मॉस्को के लिए जाने के लिए तैयार थे. और यही वो बात थी जो वेस्टर्न ब्यूरोक्रेट इन पाकिस्तान को पसंद नहीं थी. इसी तरह जो पाकिस्तान के अलाइज थे अमेरिका और इंग्लैंड, इनको भी सख्त नापसंद थी. अमेरिका ने तो इसी में समझ बूझ रखी कि वो चुप रहे और वॉच करे लियाकत अली खान फर्दर क्या करते हैं, लेकिन इंग्लैंड से खामोश नहीं रहा गया. ब्रिटनर्स ने अपने हाई कमिश्नर सर लॉरेंस क्राफ्टी को कहा कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जफरुल्लाह को बुलाया जाए और उसको क्लियरली बता दिया जाए कि अगर लियाकत अली खान ने मॉस्को का विजिट किया तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा. अंदरूनी और बैरूनी ब्यूरोक्रेट्स और फॉरेन पॉलिसी और बैरूनी ताकतों की शदीद मुखालफत के बाद लियाकत अली ने यह फैसला किया कि वो मॉस्को नहीं जाएंगे. और ये अगर आप रिलेट कर लें इमरान खान की पॉलिसी के साथ, तो ये आपको समझ आ जाएगी कि इसके पीछे कौन किरदार है और सारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या डिमांड्स हैं और क्यों आज वो जेल में बैठे हैं. अब हम भुट्टो की तरफ जाते हैं. जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ कंट्रोवर्शियल रही हैं, जैसे कि वो इमरान खान की तरह बहुत बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर रहे हैं. इससे पहले कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करें, हम इस वीडियो को पहले देखते हैं. But I am leaving your Security Council. I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I am not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country.
You can take your Security Council. Here you are. I'm going. और ये भी एक कॉमन मैथ है कि पाकिस्तान में कभी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए ही नहीं। अगर हुए भी थे तो वो 1970s के थे, जिसमें पाकिस्तान ने उस इलेक्शंस को मानने से इनकार कर दिया था, जिस इलेक्शंस के अंदर मेजॉरिटी जो थी वो शेख मुजीबुर रहमान ने ली थी। और ये भी माना जाता है कि इस इलेक्शंस के अंदर किसी भी बैरूनी और अंदरूनी मुदाखलत नहीं की गई। जब इस इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल हल्का जो था वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था कि कोई भी वेस्ट बंगाल के साथ वेस्ट पाकिस्तान जो था उसके अंदर से प्राइम मिनिस्टर बने, जिसकी वजह से यहिया खान जो थे उन्होंने नूरुल अमीन को प्राइम मिनिस्टर टेम्परेरी बना के कहा कि वो पीपी के और अवामी लीग जो कि शेख मुफ्ती रहमान की थी उसके साथ कोई डील करवा दें। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पॉलिसी थी वियतनाम को लेके, जब यूएसए का साथ नहीं दिया और इसी तरह जब अरब वर्ल्ड का साथ दिया और इजराइलीज का साथ नहीं दिया, ये यूएसए को बहुत ज़्यादा खटक रहे। भुट्टो ने ये चीज़ क्लियरली बता दी थी 1977 29 अप्रैल को कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इनके ख़िलाफ़ ह्यूज इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और इनको ऑफिस से निकालना चाहता है। कहा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये एक बहुत बड़ा हाथी है और ये किसी को भी माफ़ या भूलना नहीं चाहता। जिस तरह इमरान खान साइफर की बात करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि यार साइफर जो आया था वो रियल था। इवन कैबिनेट मीटिंग्स बैठी हैं, इवन उनकी मीटिंग्स के मिनट्स रिकॉर्ड हुए और ये कंफर्म किया गया कि एक साइफर आया था और वो डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात को डायरेक्टली हिट किया था। इसी तरह अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की स्टोरी को देखें तो वो बहुत सिमिलरिटी सकती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक और एलिगेशन लगाया था यूएस के ऊपर कि उनको एक टेलीफोन रिकॉर्डिंग सुनाई गई है जिसमें आपस में दो एम्बेसडर्स बात करते हैं इस्लामाबाद के अंदर और वो कहते हैं द पार्टी इज़ ओवर, द पार्टी इज़ ओवर। जब यूएसए एम्बेसी से ये पूछा गया कि ये जो कॉल भुट्टो जिसको रेफ़र कर रहे हैं इसमें कोई सदाकत है या नहीं, यूएस एम्बेसी एज़ यूजुअल जैसे वो बनाना जानते हैं, बात को मरोड़ना जानते हैं, उन्होंने कहा कि हम जब फॉरेन कंट्री में होते हैं तो हर हमारी कॉल रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन जो भुट्टो एलिगेशन लगा रहा है इसमें कोई सदाकत नहीं है। इसी तरह जैसे इमरान खान का शेफ़ से लेके उसके गार्डनिंग में माली से लेके उसके बार्बर से लेके सबको ख़रीदा गया और उन्हीं को इमरान खान के अगेंस्ट यूज़ किया गया। इसी तरह अगर आप इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखें तो भुट्टो ने भी इसी तरह के एलिगेशंस लगाए और इसने अपनी असेंबली में ये बताया कि मिल्कमैन से लेके हर बंदा जो उनके उसके घर में मीटर भी चेक करने आता है, पोस्टमैन भी आता है, ये सब के सब ब्राइब्ड कर दिए गए हैं कि वो ओपोजिशन के जलसों में जाएं और भुट्टो के अगेंस्ट नारे लगाएं। इसी तरह इमरान खान को जब साइफर मिला उसमें क्लियरली ये डोनाल्ड लू जो हमें रोज़ टेलीफोन पे या वीडियो में आके चढ़ाता है कि मैं था वो जिसने इमरान खान को निकाला। आई एम श्योर आप सब उसको देखते होंगे और चिढ़ जाते होंगे। इसी तरह उसने भी यही कहा था जैसे भुट्टो को कहा गया था कि अगर तुमने इमरान खान को नहीं निकाला तो हम पाकिस्तान को माफ़ नहीं करेंगे। एक और सवाल सबके माइंड में उठता होगा कि इमरान खान के पीछे क्यों कोई फॉरेन कंट्रीज़ नहीं आई, क्यों किसी ने इमरान खान के बारे में आवाज़ नहीं उठाई। अगर आप सऊदीज़ को देखो तो वो भी इमरान खान के साथ नाराज़ थे क्योंकि इमरान खान एक मुस्लिम उम्मा के उभरते हुए लीडर थे और वो चाहते थे कि सऊदीया की जगह वो खुद या और मुस्लिम कंट्रीज़ लाइक टर्की या मलेशिया उभर के सामने आए। इसी तरह इमरान खान की पॉलिसी जो थी चाइना को लेके, जब उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो चाइनीज़ कंपनीज़ ने उनको ब्राइब किया था, पैसा दिया था और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए। अब बात आ जाती है कि चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हो, चाहे नवाज शरीफ को 3 से 4 दफ़ा उतारा गया हो या इमरान खान को जेल में बिठा दिया गया हो, ये इस्टेब्लिशमेंट है कौन? ये कौन लोग हैं जो हमारे और आपके सब फैसले करते हैं? इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज नहीं है। काइंडली आप इस चीज़ कंसेप्ट को क्लियर कर लें।
मैं आपको श्योर करता हूँ फौज नहीं है, फौज के अंदर कुछ जर्नैल हैं जो इन्फ्लुएंस रखते हैं फॉरेन पॉलिसी और प्रो वेस्ट ब्यूरोक्रेसी के साथ, और वो चाहते हैं कि उनकी जो वेस्टर्न पॉलिसी है वो हमेशा उनको फेवर करे। हमेशा याद रखिएगा ये सिर्फ पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम में भी है, यूएस में भी है और चाइना में भी है। इसका सिर्फ मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। आप जैसे हाइब्रिड डेमोक्रेसी को देखते हैं, पाकिस्तान में हाइब्रिड डेमोक्रेसी का मॉडल है जिसमें आप किसी को भी वोट डाल दें, जीतेगा नवाज शरीफ, जो कि कल की न्यूज़ होगी। आप जब तक मेरी वीडियो देखेंगे, मैं आपको श्योर करता हूं कि नवाज शरीफ की न्यूज़ चल रही होगी कि नवाज शरीफ इस टाइम जरदारी के घर जा रहे हैं और उससे वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि हम कंबाइन करके एक अच्छी सी हुकूमत बनाएंगे। इसी तरह अगर आप बरतानिया में देखें, बरतानिया में कहा जाता है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इन एक्चुअल अगर देखा जाए तो मोनक जो होता है उसकी पावर है, एब्सोल्यूट पावर जो होती है वो मोनक के पास होती है। लेकिन कहा यह जाता है कि एब्सोल्यूट पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। लेकिन याद रखिएगा, ब्रिटानिया के अंदर कोई भी कानून जब पास होता है तो फाइनल एसेंट जो होता है, फाइनल स्टैंप जो होती है, वो हमेशा किंग या क्वीन की लगती है। इसी तरह अगर आप ट्रंप का मिसाल ले लें, ट्रंप के साथ जो हुआ जब उसने एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट ग्रजेस रखे तो एस्टेब्लिशमेंट ने उसके ऊपर भी 80 से अबव केसेस कर दिए और उसको ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि उसने भी साइफर जैसे डॉक्यूमेंट्स अपने टॉयलेट में छुपा के रखे थे। एस्टेब्लिशमेंट तो हमारे मुल्क में हमेशा से जीतती आ रही है, चाहे वो 1970 से इन्होंने प्रो इंजीनियरिंग कर ली है। इनको पता है कि अब कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करा सकते, क्योंकि 1970s में जो रिजल्ट्स आए थे वो डिजास्टर्स थे, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब हमेशा से वो ये चाहते हैं कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हमारी मर्जी से हमारा फेवरेट कैंडिडेट आए और हम उसको अपनी मर्जी से चलाएं। नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे जरदारी हो, ट्रस्ट मी, वो ज्यादा से ज्यादा अपने लिए करप्शन कर सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक एस्टेब्लिशमेंट है तब तक वो अवाम का फायदा कभी नहीं हो सकता। और हमेशा याद रखिएगा, जब तक इमरान खान जैसे लीडर, इवन नवाज शरीफ भी अगर कुछ करना चाहे इमरान खान की तरह, वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिका यूएस जिसका भी दोस्त रहा, यूएस की हमेशा प्रायोरिटी ये रहती है कि वो अपने सिटीजन्स को प्रायोरिटाइज करता है, अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करता है और दूसरे नेशन से सेक्रीफाइसेस मांगता है। और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आज तक यूएस की फ्रेंडशिप के साथ सक्सेसफुल नहीं रहा। अगर आप इंडिया की कंपेयर कर लें, इंडिया ने रशिया के साथ मीटिंग्स भी की, रशिया से ऑयल भी लिया, गैस भी ली। और बियर इन माइंड, जहां पे इमरान खान लॉजिक बनाएंगे मैं उनसे एग्री करूंगा। इमरान खान की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें फ्यू बोल्डनेस की मिस्टेक्स थी। इमरान खान अगर थोड़े से हम्बल रह के और थोड़े से कन्विंसिंग रह के थोड़ा सा टाइम लेके बात करते तो शायद आज ये हालात ना होते।